नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव यानी 2022 से पहले कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस विधायक राजकुमार आज भाजपा में शामिल हो गए। राजकुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में विधायक राजकुमार पार्टी में शामिल हुए। विधायक राजकुमार ने कहा कि पीएम मोदी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए हैं। बिना किसी शर्त के आया हूं, पार्टी जो भी काम देगी उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। पार्टी की हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि राजकुमार 2007 से 2012 तक भाजपा के सदस्य थे। हालांकि बाद में भाजपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हाल ही में उत्तराखंड में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह भी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी का दावा था कि कुछ और विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में कांग्रेस विधायक का भाजपा के पाले में आना पार्टी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और मैं राजकुमार जी की राजकुमारियत को भी जानता हूं। वो जननेता है। देहरादून से लेके पहाड़ की गांव तक उनकी संवेदनशीलता, उनकी जुझारूपन और सही मायने में एक जन नेतृत्व उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदरणीय धामी जी और कौशिक जी ने उनके बारे में वर्णन किया। और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं। और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है। और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने निश्चित रूप से, और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी, क्योंकि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा। उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज़ 1 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, आज राजकुमार जी आपकी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? राजकुमार जी का स्वागत है और राजकुमार जी हमारे बड़े जमीनी नेता हैं। उनके आने से निश्चित रूप से हम लोगों सबको मजबूती मिलेगी। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? हमारे लिए चुनौती इस समय उत्तराखंड का विकास है। उत्तराखंड को आगे ले जाना है, हम उस काम में लगे हुए हैं। सर, आज हमारा चैनल भी रिलॉन्च हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत शुभकामनाएं। और चैनल तो आपका पहले से ही जो है अच्छा काम कर ही रहा है और नए फ्लेवर में आएगा और नए फ्लेवर में आएगा, जनता की समस्याओं को सीधे सीधे उठाकर उनके समाधान की ओर ले जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। उधर उत्तरकाशी की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए घर वापसी करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। इस मामले में उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि अभी और लोग आएंगे। हालांकि नामों का खुलासा उन्होंने नहीं किया। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जो लोग जुड़े हैं उनका इस पार्टी में स्वागत है और अभी तो शुरुआत हुई है। और भी कुछ बड़े नाम है क्या?
हाँ बिल्कुल, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े हुए हैं, जो हमारी मोदी जी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। तो कांग्रेस के पुरोला सीट से विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसको अपनी कमजोर कड़ी का टूटना बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पुरोला विधायक के क्षेत्र में क्या स्थिति थी यह सभी को पता है। ऐसे में उन्होंने खुद संगठन को छोड़कर सही काम किया। अब कांग्रेस अपने जमीन से जुड़ी पकड़ वाले उम्मीदवार को टिकट देकर एक सीट पक्की तय करने का काम करेगी। कि जो हमारी कमज़ोर कड़ियां हैं वो सभी विधानसभाएं धीरे धीरे कमजोरी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। राजकुमार जी की, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि वो शामिल हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चौथी बार दिल्ली आए हैं। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से सौगात देने का आग्रह कर सकते हैं। सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को उत्तराखंड की निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसके लिए वो आभारी हैं। उत्तराखंड को वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं। यहाँ के फलों, जड़ी बूटियों एवं अन्य परंपरागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जानी चाहिए। इससे राज्य को पहचान मिलेगी। उन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत बताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सदैव एक अभिभावक की तरह उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे चूंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, इसका भी उन्हें याद रहेगा जीवन भर। छोटे भाई की तरह उनका स्नेह भी उन्हें प्राप्त होता रहा। तो 2022 चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सभी विधानसभाओं में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। आज देहरादून के कैंट विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की 4.5 साल की नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है और अब जनता ने 2022 में कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। एक और हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। आज तक भी अभी तक लोगों की कमर जी, रविदास जी प्रदेश कांग्रेस के और केंद्र में किस प्रकार से खाद्य पदार्थों में, चाहे उसमें चीनी हो, तेल हो, कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में आने से पहले प्रदेश और देश की जनता से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम यहाँ से बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ से हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, हम काला धन वापस लेकर आएंगे, हम युवाओं को यहाँ 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर ऐसा भी कोई काम नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन गैस के दाम बढ़े जाएँ। अभी 15 दिन के अंदर उन्होंने 2 बार गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। कोरोना पीरियड में यहाँ लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि अपना घर भी चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके इन्होंने गैस के दाम बढ़ाए हैं और लोगों पर आर्थिक संकट इन्होंने वो के भारतीय। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू का भी जायजा लिया। डीएम ने अस्पताल प्रबंधन से ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है। साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 84 बेड हैं, जिनमें से 50 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हैं।
पे मसूरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ मसूरी क्षेत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सेंटर है। अगर थर्ड वेव संभावित तीसरी लहर में कोई केसेस आते हैं तो सबसे पहले यही एक रेफरल यूनिट होगा। और यहाँ के डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया है यहाँ पे टोटल 82 बेड्स हैं, जिसमें से 50 बेड अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो 50 बेड्स जो है कोविड पेशेंट्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ हैं उपलब्ध हैं, नीको बेड्स भी हैं, नीको बेड्स भी हैं। मेन चीज़ डॉक्टर्स ये बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी है। पीडियाट्रिशियंस 2 हैं, लेकिन एक जनरल सर्जन की भी ज़रूरत है और यहाँ पे बाकी जो क्रिटिकल कोविड से रिलेटेड जो मैन पावर है उसकी कमी है। उधर देहरादून एसएसपी जनमेजय खंडूरी ने जनता को यातायात नियमों और कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जाना, कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। चलो भाई, देश के भविष्य उतरो, आप यहाँ पर खड़ा कर देंगे। कोई भी चलो, तो कोटद्वार में आज एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड परिवहन निगम की कोटद्वार डिपो की रोडवेज बस दुकान के अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई रोडवेज बस की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना सुबह की है। परिवहन विभाग की अधिकतर रोडवेज बसें सड़क पर ही यूं ही खड़ी रहती हैं, जिस कारण यह हादसा हुआ। हालांकि दुकानदार को भारी नुकसान भी हुआ है। अगर मैं दुकान पे होता तो मेरी भी जान गई थी, जिस हिसाब से बस ठुका हुआ है। वो कह रही जितने तो आते उन्होंने देखा तो आए रोडवेज वाले, ओह बस का शीशा टूट गया। उन्हें बस के शीशे की चिंता थी, ना कि मेरी जान माल की और मेरी दुकान की चिंता थी उन्हें। फिर चौकी वाले में बुलाए, वहाँ पे रोडवेज वाले बैठे थे, सारी आपको जितना नुकसान हुआ आप लिखित रूप में दीजिए, हम आपको भरपूर लेंगे। मैंने कहा बस को मैं हिलने तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मेरी जान को कोई खतरा वो बच गया, जो दुकान का नुकसान हुआ है वो मुझे चाहिए, और नहीं तो मैं तो रोडवेज के आगे लेट जाऊँगा, मैं बस की पूरी हड़ताल करा दूंगा मैं। उधर लालकुआं में कोरोना के चलते कई मंदिर बंद थे, जिसकी वजह से मंदिरों में साफ सफाई तक नहीं हो पा रही थी। वहीं अब कुछ मंदिरों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और उनकी साफ सफाई समेत रंगाई पुताई का काम भी तेजी से हो रहा है, जिससे मंदिर की खूबसूरती बढ़ सके। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भी मंदिर की बनावट अच्छी लगे और उसकी खूबसूरती देखने को मौका मिले। हाँ, ये पहले कोविड-19 से बंद हुआ था, इसलिए कोरोना बीमारी फैला हुए थे, इस चक्कर से कोई यहाँ आ नहीं जा रहा था और यहाँ साफ़ सफाई भी नहीं थी। अब ये थोड़ा कम हो गया तो इस चक्कर से यहाँ पर अब सब लोग आने लग गए हैं और यहाँ पूजा पाठ भी हो रही है। आप अभी क्या काम कर रहे हैं? मैं अभी यहाँ पेंट का काम कर रहा हूँ। ऐसे में पेंट का काम जिससे चमक आ रही है, क्या लगता है मंदिर में लोग आएंगे? हाँ, ऐसे ही चमक का साफ़ सफाई देखते आदमी आके, हाँ साफ़ सफाई हो रही है, कोरोना थोड़ा कम हो गया है तो अब पूजा पाठ चालू हो गई है। हाँ, ये पहले कोविड-19 से बंद हुआ। तो काला ढूंगी के बन्ना खेड़ा रेंज में नर गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर टीम ने मृत गुलदार के शव को अपने कब्जे में लिया और पशु चिकित्सक की तरफ से गुलदार का पोस्टमार्टम किया गया। इसमें यह पता चला कि गुलदार की मौत करंट लगने से हुई। एक नर है, ये गुलदार है, इसको इन्होंने कमोरा रेंज के पास इनको मृत अवस्था में मिला है। निरीक्षण करने पे हमको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि इसको बिजली के तार से करंट लगा है, जो कि इसके बाईं आँख के पास एक 4 सेंटीमीटर का घाव भी देखा गया है और संभवतः वो बिजली के तार को छूने से इसको मिला है। और बिजली के तार से झटका लगने के बाद, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शॉक कंडीशन से इसकी डेथ हुई है। ये आज सुबह सूचना मिली कि बन्ना खेड़ा रेंज में धमोला बीट में एक वयस्क गुलदार जो है मरा हुआ मिला। तो सूचना मिलते ही हमारी वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया ये विद्युत लाइन जहाँ पर एक गिरा हुआ था, विद्युत लाइन गुजर रही थी और संभवतः इसकी विद्युत करंट से मृत्यु हुई है।